हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। जैट एग्जाम 23 आपका कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो में इस पूरे के पूरे एग्जाम का एनालिसिस करेंगे भाई, इंडिविजुअल सेक्शन वाइज क्या डिफिकल्टी लेवल रहा, इसके साथ ही भाई जो इन्होंने माइनर चेंजेस करे थे वो चेंजेस क्या थे, एंड आपकी एक्सपेक्टेड स्कोर वर्सेस परसेंटाइल इस साल क्या हो सकती है। एक्सेलराइज जमशेदपुर दिल्ली की क्या कट ऑफ रहेगी, एंड आपके जो जैट के अदर कॉलेजेस हैं उनकी क्या कट ऑफ इस साल रह सकती है। तो बहुत ध्यान से ये वीडियो देख लेना ताकि आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी मिल सके। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। इसके साथ ही इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, इसको फॉलो कर लेना, यहाँ डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते रहते हैं। तो अब अगर मैं जैट 23 पेपर पैटर्न की बात करूं तो इन्होंने थोड़े से चेंजेस करे थे। इन्होंने एग्जाम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, पार्ट ए बी सी। पार्ट 1 आपका 175 मिनट्स का था, जिसमें आपका वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग के 26 क्वेश्चन, डिसीजन मेकिंग के 22 क्वेश्चन एंड क्वांट्स एंड डीए के 28 क्वेश्चन थे। उसके बाद 5 मिनट्स का आपका कीबोर्ड टेस्टिंग था, जिसमें आपका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि आपके कीबोर्ड की जितनी भी कीज है वो ठीक तरीके से काम कर रही है। देन आपका पार्ट 3 30 मिनट्स का था, जिसमें जीके के 25 क्वेश्चंस थे, एंड देन आपको एसे राइटिंग करना था। आपको 3 टॉपिक्स दिए गए थे, उसमें से किसी भी एक टॉपिक पे आपको लिखना था। अगर हम पूरे के पूरे पेपर का एनालिसिस करें तो सबसे पहले हम लोग पार्ट 1 का एनालिसिस करते हैं, जिसमें आपके सामने 3 सेक्शन थे। ठीक है, तो अगर मैं वर्बल एंड एलआर की बात करूं, डिसीजन मेकिंग की बात करूं एंड क्वांट्स की बात करूं, तो भाई यहां पे आपने क्या चीज नोटिस करी कि अगर हम वर्बल की बात करें तो यहां पे आपने नोटिस किया होगा कि जो आपका वर्बल एबिलिटी का सेक्शन था वो कंपैरेटिवली भाई इजी टू मॉडरेट था। यहां पे काफी सारे डायरेक्ट क्वेश्चन थे, चाहे वो ग्रामर के क्वेश्चंस हो या फिर आपके पैराजंबल्स हो, बहुत इजीली सॉल्व हो पा रहे थे। अगर मैं बात करूं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इस साल कंपैरेटिवली डिफिकल्ट थे। भाई आपको रीडिंग में टाइम लग रहा था, उसका जो कॉम्प्रिहेंशन था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। आपको भाई उसका इंफरेंस निकालता था, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाए थे। तो अगर मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करूं तो मैं बोलूंगा भाई वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के इस साल रहे थे। अगर मैं डिसीजन मेकिंग की बात करूं तो भाई डिसीजन मेकिंग में भाई आपको जनरली तभी पता चलता है जब जैट की ऑफिशियल आंसर की आती है। थोड़ा सा ट्रिकी केस था ये, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो डायरेक्टली सॉल्व हो रहे थे, कुछ में बहुत क्लोज ऑप्शंस थे। आप 5 में से 3 ऑप्शंस एलिमिनेट कर पा रहे थे, बट 2 ऑप्शंस काफी क्लोज थे, एंड वो जैट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से आंसर को बेटर मानता है। उसके अकॉर्डिंग भाई आपको डिसीजन मेकिंग का आइडिया लगेगा। लेकिन इस बार भाई इन्होंने डिसीजन मेकिंग में एक डीआई वाला क्वेश्चन भी इंट्रोड्यूस कर दिया था, जिसमें आपको भाई पूरा का पूरा वो डिसीजन मेकिंग सॉल्व करना था, आपको टाइम निकालना था। तो वो एक नई टाइप का क्वेश्चन इस साल आया था। उसके बाद अगर हम क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स के 28 क्वेश्चन, भाई यहां पे काफी सारे एस्पिरेंट से मेरा डिस्कशन हुआ, तो काफी लोगों ने बोला सर क्वांट्स काफी इजी था, काफी लोगों ने बोला नहीं सर क्वांट्स डिफिकल्ट था। तो यहां पे एंड कंक्लूजन ये निकल के आया, जब मैंने भी पेपर अटेम्प्ट किया, कि भाई आपको ना यहां पे क्वेश्चन पिक करने आने चाहिए थे। कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान थे कि भाई इतने ज्यादा आसान थे कि जब आप आंसर सॉल्व कर रहे थे तो आपको क्वेश्चन फिर से रीड करना पड़ रहा था, इतना इजी आंसर कैसे हो सकता है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग थे। तो यहां पे जो एक स्मार्ट एस्पिरेंट रहा होगा उसने अपने क्वेश्चंस को पिक कर लिया होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो यहां पे एक क्वेश्चन आया था जो जार वाला क्वेश्चन था, मिक्सचर वाला, जो बहुत ज्यादा आसान था। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन आंट वाला आया था कि भाई वो एक रूम में दूसरे कॉर्नर तक कैसे पहुंची, वो बहुत आसान क्वेश्चन था। उसके बाद एक एरिया का क्वेश्चन आया था, 3 आपको कोऑर्डिनेट दे रखे थे, डायरेक्ट आंसर निकालना था फॉर्मूला डाल के, काफी इजी क्वेश्चन था। इसी के साथ कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग थे, जैसे कि आपने नोटिस किया होगा एक क्वेश्चन आया था कि 6th हाईएस्ट स्कोर क्या हो सकता है। अब वो क्वेश्चन सॉल्वेबल तो है बट वो टाइम कंज्यूमिंग है, उसमें मल्टीपल केसेस बनेंगे। तो यहां पे आपको ये चीज देखनी थी कि कौन से क्वेश्चंस आसान थे उनको सॉल्व करना था पहले, एंड जो बच्चे क्वेश्चन में थोड़ा सा स्टक हो गए, जो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन में स्टक हो गए, भाई उन्होंने देखा होगा टाइम उनका काफी ज्यादा चला गया। क्वांट्स में मैंने 2 इंटरेस्टिंग चीजें इस बार देखी। एक तो जो आपका डीआई सेट थे, भाई 2 डीआई सेट आपके आए थे, जिसमें से एक डीआई सेट जो था उसका डेटा इतना खतरनाक था, काफी सारे ग्राफ्स दे रखे थे, चार्ट दे रखे थे, लेकिन उसके क्वेश्चंस कंपैरेटिवली काफी इजी थे। एंड दूसरा जो आपका डीआई आया था वो टेबल वाला डीआई आया था, जो डीआई बहुत आसान था बट उसके जो क्वेश्चंस थे वो अगेन टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन थे। इसके साथ इस साल क्वांट्स में आपने 2 क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी के देखे जो काफी सालों बाद जैट में आए हैं। तो ये भी भाई थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भाई जो बच्चे कैट की प्रिपरेशन करते हैं, जैट की प्रिपरेशन करते हैं, उनको डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन का एक्सपोजर नहीं होता। तो अगर हम यहां पे गुड अटेम्प्ट्स की बात करें तो मुझे लगता है वर्बल में अगर आपने 14 से 16 क्वेश्चन करें तो दैट इज अ गुड अटेम्प्ट। अगर हम डीएम की बात करें अराउंड 12 से 13 क्वेश्चन अगर आप कर पाए हो तो भाई दैट इज अ वेरी गुड अटेम्प्ट। एंड क्वांट्स में अराउंड 14 से 15 क्वेश्चन यहां पे डुएबल थे, जो करे जा सकते थे पिक करके, एंड बाकी जो क्वेश्चन थे वो थोड़े से ट्रिकी टाइम कंज्यूमिंग थे, उनको आप छोड़ सकते थे। तो ये गुड अटेम्प्ट्स है। और इस एनालिसिस के बाद अगर मैं बात करूं
जीके की और एसे राइटिंग की। तो भाई अगर हम इसके ऊपर डिस्कशन करें तो भाई जीके का बहुत ही बैलेंस्ड पेपर था। अगर आपने जीके का पेपर देखा हो तो यहां पे भाई आपके सामने करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी थे और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी थे। करंट जीके में जो ज्यादा डोमिनेंस था वो एक तो आपका फुटबॉल वर्ल्ड कप के ऊपर था, जिसमें काफी सारे क्वेश्चन थे कि कौन सी टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, किसने सबसे ज्यादा गोल करे थे, और इसके साथ जो इंटरनेशनल समिट हुई थी उसके ऊपर क्वेश्चंस थे कि भाई इस वाली समिट में क्या ऑब्जेक्टिव था, ये वाली समिट में क्या हुआ था। स्टैटिक जीके की अगर हम बात करें तो भाई यहां पे कुछ क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के ऊपर थे, कुछ ऐसे थे कि एम्बलम ऑफ इंडिया जो है उस पर क्या क्या सिंबल्स होते हैं, एक आपका पॉलिटी के ऊपर क्वेश्चन था, एंड इसके साथ कुछ क्वेश्चन आपने बिजनेस अवेयरनेस के ऊपर भी देखे थे। यहां पे आपको दे रखा था भाई ये पुरानी कंपनी के नाम है, इनके नई कंपनियों का नाम क्या है, जैसे गूगल का नाम अब अल्फाबेट हो गया है, फेसबुक का नाम मेटा हो गया है, तो वो एक क्वेश्चन था। उसके बाद कुछ बुक्स एंड ऑथर्स मैच द फॉलोइंग थे, वो क्वेश्चंस आए थे। तो जीके में जो आपके 25 क्वेश्चन थे भाई देखो बहुत ज्यादा स्कोर इसका मैटर नहीं करता आपके लिए, बट अराउंड 10 क्वेश्चन थे जो करे जा सकते थे। अगर हम एसे राइटिंग की बात करें तो एसे राइटिंग में इन्होंने अच्छी चीज ये करी कि कीबोर्ड टेस्टिंग का टाइम दे दिया। तो कीबोर्ड टेस्टिंग के टाइम से भाई बच्चों को थोड़ा सा आइडिया लग गया कि भाई सारे के सारे मेरे कीज ठीक तरीके से काम कर रहे हैं, 5 मिनट का ब्रेक मिल गया। एंड उसके बाद आपके सामने 3 टॉपिक्स थे। एक टॉपिक आपका रिस्क के ऊपर था कि लाइफ में रिस्क लेना इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर ये सारी चीजें आपको लिखनी थी, कंक्लूजन ड्रॉ करना था। एक टॉपिक आपका भाई हाफ आईक्यू के ऊपर था कि हाफ आईक्यू वाले जो लोग होते हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। एंड देन आपका एक टॉपिक डीकार्बनाइजेशन के ऊपर था कि भाई जीरो कार्बन एमिशन कैसे अचीव करोगे, और अचीव करने के बाद उससे जो इंडिया का बिजनेस कॉन्टेक्स्ट एंड इंडस्ट्रीज है उस पे भाई फर्क पड़ेगा। तो ये 3 टॉपिक्स थे, इसके ऊपर आप में से किसी को भी एक टॉपिक को पिक करना था एंड 250 वर्ड्स का एक एसे वहां पे टाइप करना था। तो ये पूरे के पूरे पेपर का एनालिसिस था। अब अगर हम बात करें कट ऑफ्स की तो भाई कट ऑफ्स इस तरह की कुछ रह सकती हैं, ऐसा नहीं है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज होंगी। कुछ लोग का ये कहना है कि पेपर बहुत आसान था, कुछ लोग का कहना है डिफिकल्ट था, बट यहां पे अगेन वही चीज है कि भाई पेपर आसान उसके लिए था जिसने क्वेश्चंस को पिक कर लिया, जो सॉल्व कर पा रहा था। एंड जो बच्चा स्टक हो गया, थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन इस साल आपको देखने को मिले, जैसे क्वांट्स में डेटा सफिशिएंसी हो गया, देन आपका डिसीजन मेकिंग वो डीआई वाला पजल आ गया, वर्बल एबिलिटी में आरसी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। तो अगर मैं एक रॉ स्कोर की बात करूं, एक बेंचमार्क फिगर की बात करूं, तो आपके सामने 76 क्वेश्चन थे। उसमें से अगर आप लगभग 37 के आसपास स्कोर लेके आते हो तो 99 परसेंटाइल के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो। 34 मार्क्स पे आप 95 परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर सकते हो, 31 के अराउंड 93 परसेंटाइल, एंड 29 से 30 मार्क्स के आसपास आपकी 90 परसेंटाइल बन जाएगी, एंड 18 मार्क्स के आसपास आपकी 80 परसेंटाइल बन जाएगी। तो ये एक स्कोर रहना चाहिए। नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपका क्या स्कोर रहा इस पूरे पेपर में, क्या लगता है कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आए हो, एंड आपको अपना एक्सपेक्टेड स्कोर क्या लगता है, जिससे और ज्यादा बेटर एनालिसिस हम लोग को पता चल पाएगा। एंड अगर मैं बात करूं कट ऑफ की, सबसे पहले बात करते हैं एक्सएलआई की क्या कट ऑफ रहती है। तो आपके लिए अच्छी बात यह है कि एक्सएलआई में ऐसा नहीं होता कि 99 परसेंटाइल लाने पे ही आपको कॉल आएगी, नहीं। एक्सएलआई का फंडा अलग है। एक्सएलआई कहता है कि अगर आपको बीएम वाले प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो लास्ट ईयर की एक्चुअल कट ऑफ आपको बता रहा हूं, मेल के लिए 93 परसेंटाइल कट ऑफ थी एंड फीमेल के लिए 90 परसेंटाइल कट ऑफ थी। एंड अगर हम एचआरएम कोर्स की बात करें तो मेल इंजीनियर्स के लिए 92 परसेंटाइल, फीमेल इंजीनियर्स के लिए 90 परसेंटाइल, मेल नॉन इंजीनियर के लिए 90 परसेंटाइल, एंड फीमेल नॉन इंजीनियर्स के लिए 87 परसेंटाइल कट ऑफ रही थी। जिसका मतलब यह है कि अगर आज के पेपर में आप लगभग 31 प्लस का स्कोर कर रहे हो तो एक सेफ स्कोर है जहां पे आपको कॉल आ जाएगी। बहुत अच्छी चीज ये एक्सएलआई के लिए कि भाई आपको ऐसा नहीं है कि 90 परसेंटाइल अगर आपकी है आपको कॉल आ गई तो आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को मैं जानता हूं जिन्होंने 91 परसेंटाइल पे कॉल ली एक्सएलआई की एंड आज कन्वर्ट करके वो एक्सएलआई जमशेदपुर में है। एक्सएलआई जमशेदपुर एंड एक्सएलआई दिल्ली दोनों की कंबाइंड कट ऑफ ही रहती है, तो मतलब यही एक सिंगल मेरिट लिस्ट बनती है साथ में, तो अलग कट ऑफ नहीं आती है, सेम कट ऑफ पे ही बच्चों की शॉर्टलिस्टिंग आती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें अदर कैंपसेस की तो एक्सएलआई जमशेदपुर दिल्ली की हम लोग बात कर चुके हैं। एग्जाम भुवनेश्वर में 90 परसेंटाइल के आसपास कट ऑफ रहती है, आईएमटी गाजियाबाद में 90 परसेंटाइल रहती है। अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है तो 85 परसेंटाइल पे भी आपको कॉल आ जाएगी। तापमी की अगर हम बात करें तो 85 परसेंटाइल के आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी। गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट 85 परसेंटाइल, ग्रेट लेक्स के 85 परसेंटाइल, आईएमआई दिल्ली की अराउंड 87-88 रहती है, तो इसके आसपास आपको कॉल आ जाएगी। इसके बाद जितने भी सारे कॉलेजेस है इन सबके कॉल आप अराउंड 75 से 80 परसेंटाइल पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये भाई पूरा का पूरा पेपर का एनालिसिस था, कट ऑफ का डिस्कशन था। आई होप आपको ये पेपर इंटरेस्टिंग लगा होगा। नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपका पूरा एग्जाम कैसा गया, कितने आपने अटेम्प्ट करे, आपको अपना एक्सपेक्टेड स्कोर क्या लग रहा है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।